हाँ सर, सेशन लाइव हो गया। ओके। क्या इससे कोर्स से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट है जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेशन है वो 5 वीक का था ना, तो हम इसको 4 वीक का कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ईद के बाद आप लोगों का जो है ना इस कोर्स को ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेम एनर्जी नहीं रहती। तो बजाय इसके कि आप इसी कोर्स को ज्वाइन करें, आप कोई और जो अपना खुद का जो है ना हम आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम जो है ना इसको 4 वीक के अंदर इंशाल्लाह कंक्लूड कर रहे हैं। भाई कौन सा वीक चल रहा है? ये अभी 3rd वीक है इसका। मतलब कि इसके सेकंड लास्ट चल रहा है। बिल्कुल, अभी जो वीक आएगा मंडे से स्टार्ट होगा वो लास्ट होगा हमारा। मतलब जब भी फ्राइडे आएगा उसके बाद ये लास्ट होगा। फ्राइडे, अब जो फ्राइडे आएगा वो लास्ट सेक्शन में। यस एग्जैक्टली। सो किसी का कोई पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले मुझे जरा इसको, स्लाइड्स को तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों में पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज है जो आप लोगों में से किसी को आती हो, लाइक जावास्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज? या क्या फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन ही सीख रहे हैं अभी? जी सर, मैं फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन ही सीख रहा हूँ। ओके। जी, ये मेरा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में अटेंड कर चुका हूँ, वो भी जल्दी कंक्लूड हो गया था 5 वीक्स में। हम्म। काफ़ी चीज़ें रह गई थी उस सेशन में। अच्छा, 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा, मुझे वो लैब मिले। जैसा कि आज जो आप लोग प्रेजेंट नहीं कर रहे और हमारे जो ट्रेनर हैं वो भी अभी नहीं आए, तो मैं जो इसको जो रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने आज तक पढ़ा हुआ है। ओके, इंस्टेड कि मैं रिवीजन कराऊँ, आप लोगों में से कोई वॉलंटियरली बोलना चाहेगा? ये हमारा पाइथन का कोर्स है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके हम जल्दी से कुछ क्विकली रिव्यू कर लेते हैं उसका, ठीक है? क्या कोई इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या नहीं, जो मैंने ये स्लाइड ओपन किए हैं इसी को? ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था 1st वीक के अंदर, अभी हमने 3 वीक है ना उसके अंदर जो पढ़ा है उसको हम दोबारा से रिव्यू करने लगे हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो हमें पता है कि कंप्यूटर के साथ कोई भी हमने काम करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलना पड़ती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं और कुछ उसका सिंटैक्स होता है, वो हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस और सी शार्प है। लेकिन पाइथन ही हम क्यों यूज़ करते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि ये इजी टू लर्न होती है और पोर्टेबल होती है। इसको आप मशीन पे भी इसके कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो। इसके साथ आप वेबसाइट जो है ना वो भी बना सकते हो और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। कंपाइलर सॉरी, इसमें हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। कंपाइलर वो होता है जो कि कन्वर्ट द इंटायर कोड, सोर्स कोड इनटू मशीन कोड और एन एग्जीक्यूटेबल फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है? तो हम पाइथन के अंदर इसको इंटरप्रेटर को ही यूज़ करते हैं। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही इजी होता है। हम इसको रिकैप कर रहे हैं। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो
काफ़ी इजी होता है। तो इसमें आप इस तरह फील कर रहे हो जैसे आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हो, या फिर आप जिस तरह आपके माइंड में थिंकिंग हो रही होती है उसी तरह आप कोड लिख रहे होते हो। अगर आप कह रहे हो इफ़ ट्रू है, अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये फॉल्स है तो ये रहने दो। सो यही चीज़ पाइथन को जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसान बना देती है। और आपने अगर कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करने हैं तो या फिर आप स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन उनको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिशियन है तो वो कंप्यूटर को इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन उनको मैथ करने के लिए या कोई और प्रोजेक्ट करने के लिए मैथ प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इसका सिंटैक्स इसी तरह डिज़ाइन है कि आप जो है ना आसानी के साथ प्रोग्रामिंग भी कर सको। ठीक है, तो इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और इसकी असाइन वेरिएबल्स होते हैं और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ओके, सो अगर आप ये मैंने क्वेश्चन इस वजह से पूछा था कि आप जो है वो किसी और लैंग्वेज से आए हैं या नहीं। तो दूसरी लैंग्वेज में आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पर एक अगर अदर लैंग्वेज में स्पेशली सी सी के अंदर अगर आपने ये सेमी कॉलन नहीं ना लगाया यहाँ पे तो आपको वो एरर दे देगा। तो ये ना सिर्फ सेमी कॉलन बल्कि अगर आपने यहाँ पे टाइप नहीं ना लिखी इसकी, सॉरी, तो आपको इस तरह करके उसकी टाइप स्पेसिफिकली लिखनी पड़ेगी और फिर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है और एंड पे ये सेमीकोलन लगाना है। तो फिर आप आपका कोड चलेगा अदर लैंग्वेज में, सी में, सी सी प्लस प्लस में या सी में या जावा के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर आपको इस तरह के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंडेंटेशन का रूल्स को फॉलो करें और आप इसको इजीली लिख सकते हो। आप इसको टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी सेमीकोलंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो मैं स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट से आया हूँ कि मैंने पहले जो लैंग्वेज की थी वो जावास्क्रिप्ट की थी, फिर बाद में टाइप स्क्रिप्ट की है और अभी मैं पाइथन कर रहा हूँ। तो मैं भी पाइथन को फर्स्ट टाइम ही सीख रहा हूँ। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। मुझे ये नहीं लगता कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल है, मुझे ये लगता है कि प्रोग्रामिंग जो है ना वो आसान है, हम कर सकते हैं। ओके, सो इसमें सिंपल ये है कि अगर आपने आउटपुट प्रिंट करनी है तो आप कह देते हो प्रिंट कर दो। तो हम इसको रन करके देखते हैं किसी कोड को। अब ये फर्स्ट टाइम जो गूगल को लैब है ना, ये फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये रन हो जाएगा ना तो फिर नेक्स्ट टाइम आसानी के साथ हो जाएगा। सो इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं और हमने वो वैल्यू प्रिंट करवा दी है। ओके, अब इंटीजर है और ये सारी के सारे इंटीजर्स हैं और हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर ही दो स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, मतलब एक में हमने स्ट्रिंग दी है और कॉमा के बाद हमने उसका इंटीजर पास कर दिया। अब अगर कोई मुझे बताना चाहे कि अगर मैंने ये ए को इस स्ट्रिंग के अंदर लेके आना है तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक हमें इसको किस तरह अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसा कोई काम हो कि मैं इसको ए के अंदर ले आऊँ और ये फिर भी उसकी वैल्यू को प्रिंट करे। नॉर्मल सर दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हम एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं और दूसरा हम प्लस साइन के साथ इसी को इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करके लिख सकते हैं। अच्छा, पहले एफ वाला देख लेते हैं। तो इस तरह अगर मैं करूँगा तो ये मेरा आउटपुट देगा ये? नहीं सर, इसमें इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे हम। इस तरह लिखेंगे फिर अब ये देगा? श्योरली देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दे रहा है। हम इसको बी करके देखते हैं। आई डोंट नो कि दोबारा, अच्छा ठीक है। अब एक तरीका ये आपने बताया, दूसरा तरीका आपने कौन सा बताया था? सर इसी में हम इसके ए से पहले लिखेंगे प्लस वहां पे स्ट्रिंग में। ये वाला? यस सर। और इसके बाद ऐसे नहीं सर, एक मिनट, इसके बाद हम लिखेंगे एस टी आर ए से पहले और इसको फिर पेरेंथेसिस में क्लोज कर देंगे। हाँ, अब ऐसे भी हो सकता है ये प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे एस टी आर नहीं लिखता तो फिर ये, अच्छा वो भी करके फिर देखते नहीं, हैं। फिर नहीं होगा सर। अच्छा लेट्स सी। अच्छा सर, ये अब मुझे बता सकते हैं ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें जी जी बता दें आप। मैं बोले आप प्लीज। अच्छा, क्योंकि पाइथन के अंदर ना जो टाइप्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग में ही ऐड हो सकती है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि ऑपरेटर प्लस का लगा दिया ना, इसके लिए दोनों का टाइप सेम होना जरूरी है मेरे ख्याल के मुताबिक। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, ये अगर सामने ठीक ठीक है मैम। आप लोगों का कहने का मतलब है अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है? ये कह रहे हैं ना आप लोग? यस सर। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा दूँ तो फिर आउटपुट क्या आनी चाहिए इसकी? फिर भी यार सर ये तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है। दूसरे में हमने वैल्यू जो दी हुई है नहीं सर, उसमें। होगा होगा होगा, ये इस अच्छा। लाइन को 2 बार प्रिंट करेगा। लेट्स सी। अच्छा। गुड। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैं थोड़ा सा लंबा कर दिया, मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सा एक वर्ड करता हूँ, क्या होना चाहिए? वैल्यू, लेट्स सी। अब उसने इसको इतने टाइम्स प्रिंट कर दिया। सर आप इसको बताएंगे ये इसको तो 2 टाइम करना चाहिए, इसने इतनी दफा क्यों सर कर दिया? असल में उसने आपने वेरिएबल में ना एक को वैल्यू तो 2 पास किया, लेकिन उसके आगे वाली लाइन में वैल्यू अपडेट हो गई है, 15 हो गई है, तो इसलिए ये 15 टाइम प्रिंट हो गया। बिल्कुल। इसको हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, सर इसका बता दें आप जल्दी से कि ये प्लस कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा, 2 डिफरेंट टाइप हमें नहीं हो रही, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये किस तरह हो रहा है? सर पाइथन में ये फंक्शनैलिटी है कि अगर आप स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, तो उसको किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा जो मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बता देता हूँ कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है ना, वो एज अ अरे ही कंसिडर होती हैं। इसका मतलब है उसका हर जो करेक्टर है, हर एक जो वैल्यू है वो एक डिफरेंट करेक्टर है। अगर मैंने इस स्ट्रिंग के किसी भी करेक्टर को गेट करना है तो उसके लिए मैं उसका इंडेक्स दूंगा, तो वो मुझे दे देगा। तो जिस तरह इसका जो हर एक करेक्टर एक डिफरेंट बिट है, तो हम बिट को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी की मैंने रीजन देखी थी कि अगर हम बिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम फिर इसको प्लस भी तो कर हो जाना चाहिए, इसको प्लस भी हो जाना चाहिए। तो उन्होंने जो लैंग्वेज डिजाइन कर रहे थे, तो उन्होंने इसका भी सोचा कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो उनको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे इसको 2 टाइम लिख रहे हैं तो प्लस पे हम इसको क्या करेंगे? अगर हम प्लस करेंगे तो इसके साथ प्लस के साथ कोई वैल्यू आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा ना एक अजीब सा लगेगा कि स्ट्रिंग के साथ हम इंटीजर को प्लस कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या निकलना चाहिए। तो ये रीज़न है एक कि इसको प्लस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना वो डिफरेंट करेक्टर्स हैं, डिफरेंट बिट्स हैं, तो बिट्स उतनी टाइम्स मजीद जो है ना वो प्रिंट हो जाते हैं। इस चीज़ की अच्छा आपको सर। जी बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये होगा कि अ, अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 2 जो है वो स्टोर कराई हुई है, अगर व्हाट इफ के अगर हम ए की वैल्यू भी कोई स्ट्रिंग ही करें, तो फिर क्या ए को विदाउट स्ट्रिंग टाइप डिफाइन करने के बगैर ये आउटपुट दे देगा हमें, प्लस का कर देगा ऑपरेशन? बिल्कुल, आप इसको देख लेते हैं, हम इसको ए कह यस लेते हैं। मैम, ये कर देगा क्योंकि उसमें फिर उसको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जी मुझे भी लग रहा है। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम कर सकते हैं? मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, सर हाँ वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर करेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके वो आउटपुट क्या देगा, आप खुद सोचे अभी इस पे। लेट्स सी। एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो हमने एक्चुअली में लिखा था ना वो ये था, ये कोड का जो पार्ट है, हम किसी और तरफ चले गए कि अगर आपने ए की वैल्यू लिखी है तो उसके बाद आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हो, तो वो जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो काउंट होगी। अब अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू गेट कर रहे हैं तो वो 15 को नहीं पकड़ेगा, वो 2 को पकड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ना वो 2 आएगी। अब इसकी रीज़न ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है और इसके नीचे जो है ना ए की वैल्यू 15 आ रही है। कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये
डिफरेंट वैल्यूज क्यों आ रही हैं? सर अच्छा पाइथन ना ऑर्डर जी को फॉलो करता है, तो इसमें पहले लाइन जो एग्जीक्यूट हुई वहां पे इसकी वैल्यू 2 थी, लेकिन फिर जैसे ही थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो गई, तो वो लास्ट जो अपडेटेड वैल्यू होगी ना, वो उसी को लेकर आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा है कि पाइथन जो है ना वो इंटरप्रेटर होता है, इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है जो कि लाइन बाय लाइन रीड करता है। अगर वो इस लाइन को रीड कर रहा है तो वो ए की वैल्यू, ए के वेरिएबल में टू स्टोर करवा देगा, और अगर उस टाइम हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो टू होगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा ना, तो फिर ए की वैल्यू टू की बजाय 15 अपडेट हो चुकी होगी, तो फिर अगर हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे तो वो यहाँ पे 15 आएगा। जबरदस्त। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो इसका क्या मकसद है हम ये भी देख लेते हैं। ए स्ट्रिंग का हम देख चुके हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगी। तो ये भी हमने देख लिया कि प्रिंट के अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि प्रिंट के अंदर हम कितने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं? अभी तो हम टू कर रहे हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट होती है या कि हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी कर लें? सर आई थिंक इनफाइनाइट कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लें। जबरदस्त, करके देखते हैं। हाँ, इसमें हम जितने मर्जी कर सकते हैं। ओके, सो कमेंट्स जो है ना, वो इसका थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर हम कमेंट्स किस तरह दे सकते हैं? हैश लगा के। इसके अलावा इसका कोई मेथड है? मुझे तो नहीं पता। सर एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, वो उसमें हम एक से ज्यादा लाइन पे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे यूज हुई है। तो यस। जिस तरह मैम ने बताया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक पाइथन के अंदर कमेंट करने का सिर्फ यही मेथड है, ये जो हमने हैश लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल कोटेशन है ना, एक्चुअल में ये कमेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग ही है। सर वो बात आपकी ठीक है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग ये उस वक्त होगी जब हम किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करवा के प्रिंट करवाएंगे। लेकिन हम ये अगर कहीं पे इसको स्टोर नहीं करवाते हैं ना, तो ये मल्टी लाइन कमेंट कंसिडर होता है। बिल्कुल, ये चीज मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था कि हाँ। एक्चुअल में ये string है। जी जी। अच्छा सर, एक और चीज इसमें ऐड कर दें, सिंगल लाइन कमेंट हम विदाउट डैश भी यूज कर सकते हैं। हमें 3 सिंगल कोटेशंस यूज करनी पड़ेंगी सिंगल लाइन पे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम हैश की बजाय, सॉरी, हम्म। यहाँ इसको अगर हम इस तरह करें, 3 सिंगल कोटेशंस यूज करने। सिंगल कोटेशन जी। इस तरह। जी सर। ये तो वही बात होगी ना सर, मल्टी लाइन कमेंट ही है ये, इसमें सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन से फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। अच्छा, बस ये मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसको हाईलाइट करने चाह रहा था। एक्चुअल में दोनों कमेंट्स ही हैं, लेकिन जब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको रीड करता है ना, तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, लेकिन इसकी कहीं पे एड्रेस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होता, तो वो इसको इग्नोर कर देता है। ओके, तो ये यहाँ पे चीज़ हाईलाइट करनी थी। एक्चुअल में जो इसका जो मेथड है ना, जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर होता है, अगर आप सी प्लस प्लस के अंदर देखें तो उसमें सिंगल लाइन के लिए कमेंट्स करने के लिए एक और अप्रोच है, और अगर आपने मल्टी लाइन करना है तो उसके लिए एक और अप्रोच है। उसमें अगर आप इस तरह करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, और इस तरह अदर लैंग्वेज में अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, वो एक्चुअल में कमेंट ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे मल्टी लाइन के लिए स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, जो कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाते। तो ये एक चीज़ थी। ओके, आगे चलते हैं। ये भी सेम वही चीज़ है। अब डाटा टाइप्स देख लेते हैं। पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स जो हैं वो कितनी होती हैं? सर जनरली तो 4 होती हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि ये स्ट्रिंग, ये जो लिस्ट होती है, सेट होता है, डिक्शनरी होती है, ये भी असल में डेटा टाइप ही है। हम्म, ठीक है। जनरली 4 होती हैं। एक स्ट्रिंग होती है, दूसरा इंटीजर होती है, तीसरा बुलियन होती है, और हाँ। फ्लोट होती है। फ्लोट होती है। जनरली तो हम ये 4 ही डील कर रहे थे, लेकिन पिछले दिन मैंने स्टडी किया है कि लिस्ट, डिक्शनरी और सेट भी असल में डेटा टाइप्स ही हैं। ठीक है।
अच्छा, डेटा सेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? सब मेरे ख्याल में शायद जब किसी डेटा को किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख देते हैं ना, जैसे कॉलम्स या रोज में, तो मेरे ख्याल से तब वो डेटा फ्रेम बन जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल आपने सही बोला है। अच्छा, मैं सर जफर का एक सेशन देख रहा था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये 7 AM ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, इसमें सर जफर टीच कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो आप इसको लाजमी सुनिएगा। तो इसमें सर ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मैं कहता हूँ कि सर को DSA भी पढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर आपका टीचर अच्छा हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इसमें सर ने ऊप्स पढ़ाई थे, ऊप्स के कुछ कंसेप्ट बताए हैं। तो ये आप जनरल चैनल के अंदर कमेंट है, तो पिन है, तो वहाँ पे जाके आप इसका लिंक ले सकते हैं वीडियो का। तो इसमें सर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। हमने अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम सॉरी, अगर नंबर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इंटीजर। अगर हमने कोई नेम स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं स्ट्रिंग। एक्चुअल में सर क्या बता रहे थे, सर क्लासेस का बता रहे थे, क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। तो हमें जिस तरह सर अभी सर ने अभी बताया ना, सर शहबाज अकबर ने, कि मुझे लगता है कि टपल्स और ये जो दूसरी डिफरेंट है ये भी डाटा टाइप्स हैं। तो इसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि हर वो तरीका है जिसके ज़रिए आप मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्लास है वो डाटा स्ट्रक्चर है या नहीं, सॉरी डाटा टाइप है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? एक क्लास, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाँ सा हो आप। सकती स्ट्रिंग हो है। सकती है, क्लास हो सकती है क्योंकि हमने आपने उसको स्पेसिफिक नीड के मुताबिक उसको स्ट्रक्चर किया होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर हमने स्ट्रिंग या नेम स्टोर करवाना है या फ्लोट वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर मैंने मेमोरी के अंदर एक किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो उसके लिए मुझे उसकी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। क्लास के अंदर उसका स्टूडेंट का नेम होगा, उसके रोल नंबर होगा, उसकी आईडी होगी, तो उसके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे या उसका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं ये डिफरेंट स्टूडेंट के नेम के लिए डिफरेंट नेम यूज़ करूँ, सॉरी स्टूडेंट के नेम के लिए एक वेरिएबल यूज़ करूँ नेम, फिर रोल नंबर, फिर आईडी, और फिर इन तीनों को याद भी रखूँ कि अच्छा ये इस स्टूडेंट की ये वाली प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको क्यों ना एक ग्रुप के अंदर बना लूँ। तो उसको मैं एक जगह पे रख लूँ जिसको मैं नेम दे दूं क्लास, ये स्टूडेंट क्लास है। तो अगर मैं उसको किसी भी वेरिएबल को अगर मैंने यूज़ करना है, स्टूडेंट के किसी भी न्यू इंस्टेंस को क्रिएट करना है, तो मैं उस डाटा जो स्टूडेंट की क्लास है ना उसको यूज़ करूंगा। अच्छा, ये कंसेप्ट मैंने सर की क्लास से अभी तक जो सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी आपको, आप लाजमी देखिएगा ये ऊप्स वाली, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर देगी। तो ये डाटा टाइप्स मैं आपको दोबारा से बता दूं कि हर वो तरीका है जिसके अंदर आप मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं, वो डाटा डाटा टाइप भी कंसिडर होती होती है। नेम के लिए आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो, नंबर्स के लिए आप इंट या फ्लोट यूज़ करते हो, और ट्रू फॉल्स के लिए आप बुलियन यूज़ करते हो। लिस्ट, टपल, ये भी डाटा जो है ना, ये भी सीक्वेंस टाइप, ये भी डाटा टाइप्स हैं, क्योंकि हम इसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो डाटा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा रहे हैं, लिस्ट हो या टपल हो, ठीक है। यहाँ ठीक है, सेट्स ये भी डाटा टाइप्स ही हैं। हर वो तरीका जिसके थ्रू हम मेमोरी के अंदर कोई डाटा स्टोर करवा सकते हैं वो डाटा टाइप है। अच्छा, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड इस वजह से यूज़ होते हैं कि अगर हमने कोई लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट रूल को फॉलो करना है, तो जिस तरह अगर हमने इफ लूप लगानी, इफ कंडीशन लगानी है या फॉर लूप लगानी है, तो ये वर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हुए हैं। अब हम इन वर्ड्स को अपने किसी वेरिएबल का नेम रखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है ना, तो मैं इसको ये नहीं कर सकता, फॉर इज इक्वल टू ए, या इफ मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ड जो है ना वो पाइथन की डिक्शनरी के अंदर रिजर्व हो चुके हुए हैं। जब भी पाइथन का इंटरप्रेटर इन वर्ड्स को पढ़ेगा तो वो ये समझेगा अच्छा इसके अंदर कुछ मुझे स्पेसिफिक सिंटैक्स से रिलेटेड ही मुझे डाटा मिलने लगा है। वो यही समझेगा फॉर एक्स इन किसी किसी स्ट्रिंग के अंदर वो मुझे लूप करने लगा है। तो वो फॉर कर वर्ड जब देखेगा ना, तो वो रिजर्व वर्ड के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी देखेगा। तो इस वजह से आप इन वर्ड्स को अपने कीवर्ड्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी लिस्ट होगी, तो वो आप W3 स्कूल के अंदर से जाके देख सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा चीज ऑलरेडी आपको इनका पता होगा। फॉल्स है, इज, इन, लेमडा, ट्रू, नन, इफ, एल्स इफ, ब्रेक, एल्स, कंटिन्यू, क्लास, नॉट, एंड और आर। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमन भी हैं और आपको सॉरी आपको आपको इनका पता होना चाहिए। सर लैम्डा का यूज पता नहीं, देखा नहीं है। लेमडा, लेट्स सी, लेमडा का हम अभी देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर लेमडा क्या है। एड 10 टू आर्ग्यूमेंट ए एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि कंसेप्ट है, लेकिन आप इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ नहीं करोगे, इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को इसको पता भी नहीं होगा। जी सर, देखा नहीं है, लीड कोड के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पर इसका यूज नहीं देखा। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और यहाँ पे मुझे चीज़ याद आ रही है, सर जफर की ही, वो बता रहे थे कि जो ऊप्स है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कंसिडर की जाती हैं। तो क्यों, इसकी रीज़न क्या है? ये हम क्या करते हैं, हम जितने भी उसके 50 या 100 कंसेप्ट होते हैं ना, उनको एक साथ लेके चलते हैं, हम उनको सेम इम्पोर्टेंस देते हैं, सेम प्रेफरेंस देते हैं, तो इसी वजह से हम फेल कर जाते हैं। जबकि आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो पता होनी चाहिए, उसके साथ आप स्टार्ट करें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाएंगे। इस तरह आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान होंगी। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप सब सब चीज़ों को सेम इंपॉर्टेंस दें, आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों को वैल्यू करें जो कि आप ज़रा यूज़ करते हो। ठीक है। तो लीड कोड के अंदर हम हमारा पाइथन को करने का मेन मोटिव ही ये है कि हम लीड कोड करें या हम मशीन लर्निंग करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें। तो जो चीज़ें पाइथन की इसके लिए यूज़ होंगी ना, हम वही सीखेंगे। अब पाइथन के साथ आप वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको वो पता होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जैसे पाइथन वेब, पाइथन डेटा साइंस भी कर सकते हो, उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज आ जाती हैं और भी काफी कुछ है। बिल्कुल। पाइथन एक इटसेल्फ बहुत बहुत वास्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया के अंदर जो आप पाइथन के साथ नहीं कर सकते। तो आप ये मत समझो कि पाइथन को आप अगर आप कर रहे हो तो आप कंप्लीट कर लोगे। आपने सिर्फ इससे अपना काम लेना है कि आपको क्या ज़रूरत है और आप इससे क्या लेना चाह रहे हो, और वो काम होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मेन फोकस लीड कोड ही है और एआई है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। ठीक है। तो वेरिएबल्स इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, रूल्स फॉर साइनिंग नेम्स टू वेरिएबल। ठीक है। तो इसमें कुछ कोई बंदा जल्दी से रूल बता दे, पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को रूल्स, इसके नेम रखने के क्या रूल्स हैं? सर अ, इसमें जी सर, आप हम बताओ। कोई भी वेरिएबल वेरिएबल अगर हम स्टोर करते हैं ना, तो एक तो वो उसको हम इंटीजर से नहीं लिख सकते, फर्स्ट लेटर हमें उसका असाइन करते हुए लेटर में इंटीजर नहीं यूज कर सकते। दूसरा, हम उसको सेंटर में या कहीं पे भी कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते। और तीसरा, हम कोई कीवर्ड भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है। आपने बोला कि हम नंबर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और नहीं, मैं इसको, स्टार्ट में नहीं कर सर, स्टार्ट में फर्स्ट यहाँ पे। ठीक है, हम करके देखते हैं। इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है, ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा आपने क्या बोला है, इसमें हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इस तरह। यस सर। कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन है, मे बी यू मीन, ठीक है। अब जब भी एक्सप्रेशन आएगा ना, अच्छा, इसमें हम जब कंप्यूटर साइंस वाले एक इस कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर ना एक सब्जेक्ट है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर आप पूरा एक कंपाइलर जो होता है ना C++ का, वो डिज़ाइन करते हो और उसका आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हो। तो उसके अंदर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये ऑपरेटर्स है ना, इनकी क्या रोल होता है, इनकी क्या वैल्यू होती है। तो इन केस आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना,
वो मेमोरी के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर जा रहे होते हैं, तो वो उसी सीक्वेंस के अंदर बाहर भी आ रहे होते हैं और उन पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन जब उसके अंदर ऑपरेटर आ जाता है ना, तो वो दो वैल्यूज के आगे पीछे जो वैल्यू होती है ना, वो उनको आपस में कोई ना कोई उनका ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम ऑपरेटर जो है ना वो वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं कर सकते, हम इसके साथ कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। सर तीसरा आपने क्या बताया था? हम इसको कोई कीवर्ड जो लैंग्वेज में रिजर्व है उससे भी कोई असाइन नहीं कर सकते, जैसे आप यहाँ पे फोर करके देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर फोर, फोर ये वाला फोर, यस। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर दे दूँ तो फिर? नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो हम पहले बता चुके हैं कि इंटीजर को वो नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके नेम्स की। पाइथन के अंदर जो ज़्यादा वेरी कॉमन है ना, वो है कैमल केस। अच्छा, कैमल और स्नेक, इनका आपको पता ना कि ये किस तरह के होते हैं? जी सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। अच्छा सर, सबसे पहले होता है कैमल केस। कैमल केस में ऐसे होता है, फर्स्ट वेरिएबल जैसे आपने दिया हुआ है माय वेरिएबल नेम इज असाइनमेंट ऑपरेटर 88.5 लिखा हुआ है। इसमें देखिए फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल केस है। उसके बाद सेकंड नेम जो है उसका स्टार्ट कैपिटल केस से हो रही है। उसके बाद नेम जो लिखा वो भी कैपिटल केस करेक्टर यूज किया गया है। इससे कैमल केस कहा जाता है। स्नैक जी केस वो होता है जिसमें जैसे आई कोड गुरु, सॉरी आई कोड गुरु हम सारा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो वो स्नैक केस कहलाता है। और पास्कल केस होता है एक। पास्कल केस में सारे जो वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल यूज किया जाता है। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ सर, ठीक है आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि ये किस तरह उन्होंने नाम रखे हुए हैं। अब कैमल जो है ना, उसकी आप देखोगे कि जिस तरह हमें टीचर ने बताया था, मैं भी आपको उसी तरह बता रहा हूँ कि उसकी गर्दन आगे से झुकी होती है और पीछे से उसका जो दरमियान में होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैमल जो है ना, उसका जो वर्ड होता है, उसकी पहला करेक्टर जो छोटा होता है, और उसके बाद जो करेक्टर्स आते हैं ना, वेरिएबल्स आते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होता है। तो इस वजह से इसको कैमल केस कहते हैं। अच्छा, अब ये सर ने जो बताया, ये इसको हम स्नेक केस कहते हैं। क्यों? इसमें आप ये देखोगे एक स्नेक का पैटर्न यूज हो रहा होगा, ऐसे 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 ऊपर नीचे। पहले एक वर्ड है, फिर नीचे ये अंडरस्कोर, फिर वर्ड, फिर अंडरस्कोर, फिर वर्ड, ठीक है। तो ये होता है स्नेक स्नेक केस। तो इसके अलावा एक और पास्कल केस भी है। सर पास्कल केस आपने किस तरह बताया? सर पास्कल केस में ये होता है हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल यूज किया जाता है। जैसे आपने टेक कंपनी लिखा हुआ है, टेक का टी कैपिटल होगा, कंपनी का सी कैपिटल होगा। अब यहाँ पे एक कंपनी। अच्छा, किसी को इससे कोई इख्तलाफ है तो वो बता दे कि इस तरह हम जो बातें कर रहे हैं इस तरह नहीं है, या कि सारे एग्री कर रहे हैं? सर अंडरस्कोप यूज किया जाएगा यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया जाएगा? टेक और कंपनी के अंदर में। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं एक दो बार। पास्कल केस। The Pascal case start each letter with the upper letter, while Camel case start with the lowercase letter and capitalizes the first letter of each word. For example, Pascal case, ये पास्कल केस है सर। इसमें पास्कल केस के अंदर अंडरस्कोर नहीं होगा, कैमल केस के अंदर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। जी सर, आप कह रहे हैं, जी जी। अच्छा, ये स्नेक की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, कि ये आप याद रखोगे, इस तरह आपको कभी जिंदगी में ये भूलेगा नहीं कि स्नेक केस क्या होता है। कि इसकी शक्ल स्नेक से मिलती जुलती है। ये अंडरस्कोर जो है ना वो स्नेक, पहले आई से स्टार्ट हुआ है, फिर नीचे आया, फिर कोड, फिर ऐसे नीचे आया, फिर गुरु। तो ये स्नेक केस है। और पास्कल केस है वो, इसको आप सिर्फ ये देख लो कि सारे करेक्टर्स बड़े होते हैं। और कैमल केस जो है ना, उसमें फर्स्ट लेटर छोटा होता है, बाकी इसके वेरिएबल्स के लेटर्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं। और पाइथन के अंदर हम कौन सा केस यूज करते हैं?
स्मॉल केस, स्नैक केस। बिल्कुल ये वाला। अच्छा, सिर्फ पाइथन के अंदर नहीं, हम डिफरेंट लैंग्वेज, मैंने जहाँ पे काम किया ना एज अ टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर और बैकएंड डेवलपर मैं काम करता था, वहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ होता था ना दूसरी लैंग्वेज में, तो वो कैमल केस था। पास्कल केस बहुत बहुत कम यूज़ होता है। तो यहाँ कैमल केस यूज़ होता है, या फिर आपका ये स्नेक केस यूज़ होता है। तो पाइथन के अंदर हम ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ इस वजह से यूज होता है कि आपकी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ओके, कि अगर कोई और बंदा पढ़ रहा है तो उसको पता हो कि अच्छा, इसने अगर एक पैटर्न फॉलो किया तो वो सारे कोड में एक ही है। तो आप ये चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप कोई एक जो लैंग्वेज के अंदर ज़्यादातर यूज होता है ना, आप भी वही करें, आप अपना कोई डिफरेंट पैटर्न ना निकालें उसमें से। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल नेम केस। तो ये कैमल केस बताया हुआ है, ये स्नेक केस है और ये पास्कल केस है। आगे थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी है। अब असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल्स, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है। अब हम किसी वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम हमें ये पता है कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर उसको असाइन करते हैं तो उसको मेमोरी के अंदर उसका एक एड्रेस मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू रखें, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल्स, तो उसको वो किस तरह से मैप कर रहा होता है, इसको हम देख लेते हैं। मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अच्छा, ये कोई और कंसेप्ट है, मैं किसी और तरफ जा रहा था। आपने डिफरेंट वेरिएबल को एक ही दफ़ा में आपने डिफरेंट वैल्यू देनी है। इसमें हम सिर्फ कॉमा यूज़ करते हैं और ये वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट जावास्क्रिप्ट से आया हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पाइथन स्प्रेड ऑपरेटर होता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपकी एक अरे है ना, इस तरह ये अरे है, तो उसके अंदर आपने कोई वैल्यू रखी हुई है। आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये पाइथन के अंदर नहीं है। इस तरह अगर आप अरे की वैल्यू को ना डिस्ट्रक्ट कर लेते हो, ए बी, ठीक है, तो इसका जो जीरो इंडेक्स पे चीज पड़ी हुई है ना, वो सेम ए के अंदर आ जाएगी। और अगर आपने इसके वन इंडेक्स पे पड़ी हुई है ना, वो सेम इसके अंदर आ जाएगी। और जो इसकी थर्ड वैल्यू होगी ना, वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगी। इसकी वैल्यू को लेने के लिए हमें एक थर्ड वेरी करेक्टर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेम स्प्रेड ऑपरेटर की बजाय यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है कि हम मल्टीपल वैल्यू साइन कर सकते हैं एक ही टाइम में। अब डायरेक्ट ये सेम वही अप्रोच है, इससे मिलती जुलती अप्रोच है जो जो हम स्प्रेड ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स को सिर्फ एक इक्वल के साइन के साथ डिफरेंट वैल्यू साइन कर सकते हैं। दिस इज द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई ना कि हम वेरिएबल्स को वैल्यू किस तरह साइन कर रहे हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। जी सर। वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये भी हम कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू को हमने मल्टीपल वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया। अच्छा, अब ये वही सीन है जो हमने ऑलरेडी कर लिया होगा। गेटिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, हमें एड्रेस की गेट करने की जरूरत क्यों पेश आती है, हम ये क्यों यूज कर रहे हैं एड्रेस, किसी को आइडिया है? नहीं सर, आइडिया तो नहीं है, बस ये पता है कि इससे हम उसका एड्रेस मालूम कर लेते हैं आईडी से। लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे है, क्यों यूज़ करते हैं, ये नहीं पता। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द आईडी इज द ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस एंड विल बी डिफरेंट फॉर ईच टाइम यू रन द प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये एक ही है, सेम ही है। अच्छा, कोई इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है ये क्यों यहाँ पे लिखी हुई है? सर सर ये जितनी बार जी। सर जितनी बार कोड को एग्जीक्यूट करेंगे वो उसे डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करवा देगा उस वैल्यू को। नहीं, ऐसे नहीं होगा सर। असल में इसका कहने का मकसद है कि जब एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करने के बाद बंद कर देंगे ना, तो फर्स्ट टाइम जो मेमोरी एड्रेस होगा, तो जब हम उसको क्लोज कर देंगे और दोबारा ओपन करेंगे प्रोग्राम, तो वो उसी वेरिएबल को किसी डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करवा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है, एक ही रन में वो इस एक ही जगह पे होगा। लेकिन हम डिफरेंट टाइम में अगर रन करेंगे क्लोज करने के बाद, तो फिर डिफरेंट होगा ये। हम्म। ठीक है।
अच्छा, इसका जो मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग ना, हम इसको यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो यही है कि इसका एड्रेस ही लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पॉइंटर्स का पता है, अगर आपने ऊप्स पढ़ी होगी, तो उसमें हम पॉइंटर यूज़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा क्लासेज जो है ना, वो क्लास का ऑब्जेक्ट्स, अगर एक क्लास है ना उसके अंदर प्राइवेट ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उसके एड्रेस के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक वेरिएबल है, वो प्राइवेट वेरिएबल है। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इसको हम अगर इस वक्त नाम ही डिस्कस करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ये किस तरह हो रहा है। कि मेमोरी के एड्रेस, किसी वेरिएबल की एड्रेस, उसको हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हम उसको गेट कर लें। अगर वो किसी क्लास के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर भी हम उसको एक्सेस करने के लिए ये इसका एड्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम आगे चलते हैं। इसकी आईडी का लेने के लिए, आईडी एड्रेस लेने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर ये कंसेप्ट यूज़ होता है। आई एम नॉट श्योर कि पाइथन के अंदर भी हम सेम इसी वजह से यूज़ करते हैं। प्रोबेबली इसी वजह से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमें अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है, तो हम उसका एड्रेस इसी वजह से ले रहे हैं कि हम उसको गेट कर लें। अगर हमें वो कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर भी हम उसको उसके एड्रेस के थ्रू गेट कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप कास्टिंग इन पाइथन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। टाइप कास्ट, जैसे हमने पहले बता दिया हुआ कि टाइप कास्टिंग हम क्यों करते हैं। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि हम टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं? सबका रिवाइज हो जाएगा। सर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बिल्कुल। तो अगर तो स्ट्रिंग के अंदर है तो उसको तो हम इंटीजर में करें, लेकिन अगर इंटीजर में है तो हम उसको स्ट्रिंग में क्यों करेंगे? सर ये पाइथन 3.6 आई थिंक इसके बाद ये फंक्शनैलिटी आई है, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की। इससे पहले ये नहीं थी। तो टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती रहती थी, क्योंकि अगर हमने स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे टाइप कास्टिंग हमें ज़रूरी होती थी। अच्छा, अभी अगर हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें टाइप कास्टिंग ज़रूरी नहीं है। हाँ, अभी एफ स्ट्रिंग आने के बाद ज़रूरी नहीं है। हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी एफ स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं प्रिंट। लेकिन जब एफ स्ट्रिंग नहीं आई हुई थी पाइथन में, तो तब ये टाइप स्ट्रिंग का जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल था। ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने सही बताया। तो मेन इसका सर, जो दो आपने इनपुट्स डाली है ना वो सही है, कि एक तो हम इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, और दूसरा इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए स्ट्रिंग के साथ। तो ये चीज़ कॉमन है, हमने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसको सर ये थोड़ा। दूसरा पॉइंट रिपीट करते हैं। सॉरी, क्या बोला आपने? ये दूसरा पॉइंट रिपीट करते हैं कि टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं। अच्छा, फर्स्ट तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, तो उसको हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह हमारे पास 105 ये एक स्ट्रिंग है, तो अगर हमने इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कि इंटीजर के ऊपर परफॉर्म हो सकता है, तो उसके लिए हम इसको करेंगे। लेकिन सेकंड मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर है, जिस तरह अगर मैं सपोज कर ले यहाँ पे सेकंड कर लेते हैं 106, 106, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, तो हम ये इंटीजर है, तो हम इसको स्ट्रिंग में क्यों करना चाह रहे हैं? तो वो सर ने अभी बताया है कि हमें पाइथन का एक स्पेसिफिक वर्जन है जिसके अंदर उसके उसको यूज़ करते हुए हमें ज़रूरत थी कि हम अगर इसके साथ प्रिंट स्ट्रिंग के साथ हमने इस इंटीजर को करना था, तो हम इसको कन्वर्ट करते थे, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना प्रिंट, तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये करूँ सेकंड, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता था। सॉरी, इस तरह नहीं, कंकेटिनेशन के लिए हम करते थे, ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंकेटिनेट कर रहे हैं ना स्ट्रिंग को इसके साथ, तो फिर भी हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन स्ट्रिंग, अभी आपको इसकी इस चीज़ का क्लियर होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर और इंटीजर को स्ट्रिंग में क्यों कर रहे हैं?
यस सर। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि हमें ये भी पता चलेगा कि अगर हम कंकेटनेशन कर रहे हैं ना स्ट्रिंग की इंटीजर के साथ, तो एक मेथड ये भी है कि हम इसको स्ट्रिंग में कर लें, दूसरा मेथड ये है कि हम इसको ऐसे करें और स्ट्रिंग में ना करें। ये दो मेथड, दोनों वेज काम कर रहे हैं। ओके, सो 1 मिनट रह गया हमारे पास। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं इसके अंदर, काफ़ी कुछ जो मुझे भी सीखने को मिला है आप लोगों से। ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल, ये जो मैथ के बंदे हैं ना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जो लीड कोड कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर ऑपरेशंस किस तरह के परफॉर्म कर सकते हैं। मैं जल्दी से सिर्फ डिस्कस कर देता हूँ कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और मॉडुलस है, एक्सपोनेंशियल है, और फ्लोट डिवीजन है। तो मैं जो सर शहबाज हैं या हरेश हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 1 मिनट में ये फ्लोट डिवीजन जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि वैसे मोस्टली हम कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनकी हम डिवाइड करते हैं तो फ्लोट में हमारी वैल्यू आती है। उससे हमें एक राउंड वैल्यू में लेने के लिए हम फ्लोट डिवीजन यूज़ कर रहे हैं। जैसे 3.5 अगर रिजल्ट आ रही है डिवीजन में, तो फ्लोट डिवीजन यूज़ करने से 3 वो कंसीडर करेगा वैल्यू। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही बताया। मॉड्यूलस और दूसरा से जो है सेकंड लास्ट, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल और मॉड्यूलस, इसको भी काइंडली एक्सप्लेन कर देना। सर इसको भी अगर आप कर दें एक्सपोनेंशियल तो। जी सब मॉड्यूलस के केस में हम सिर्फ कर रहे होते हैं कि कोई भी एक वैल्यू है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर इन केस डिविजिबल में आंसर हमारा आ जाता है 0, कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, तो वो मॉड्यूलस उसका 0 काउंट होगा। अगर कोई वैल्यू आ रही है, जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा मॉड्यूलस में, तो वो मॉड्यूलस कहलाई नहीं, जाती है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रिमाइंडर। देता हूँ। मॉड्यूलस में हम ये वैसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम जैसे सर ने कहा कि 5 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो वो 4 तक तो डिविजिबल है, लेकिन एक उसमें रिमाइंडर बचता है, तो ये रिमाइंडर को जो है ना वो रिटर्न करवाता है। आउटपुट में रिमाइंडर हमें मिलता है इसमें। जी बिल्कुल, ये सर ने बिल्कुल सही बताया। सर एक्सपोनेंशियल का भी अगर आप बता दें तो। एक्सपोनेंशियल ये सिंपली मैथ का वो कंसेप्ट है जिसे हम पावर कहते हैं। अगर हमने 2 का उसको लेना हो पावर, तो वो इसमें हम डबल स्टेरिक यूज करते हैं, तो उससे ये ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको बता दूं, हम्म। 2 स्टेरिक स्टेरिक 3, तो इसकी क्या आउटपुट होगी? 8 8। होगी इसकी। आ गया सर, याद आ गया। 8 वो किस तरह ले रहा है? 2 टू मल्टीप्लाई रेज टू पावर 2 2, टाइम्स 2। इसी तरह। अच्छा, इसमें हमें इनपुट देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैंने इंटीजर देना था, लेट्स सपोज। बिल्कुल 8 आ रहा है हमारे पास। सो यही था। थैंक यू सो मच। आज की हमारी क्लास का एंड होता है, तो इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, और वो मंडे वाला हमारा आखिरी वीक होगा, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे जो हमारा आउटलाइन है ना कोर्स का वो सारा का सारा कंप्लीट हो। वो इंशाल्लाह उसी को हमने